बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका फाइनेंस? कैसा टॉपिक जिसने अमूमन बच्चों को डराया हुआ है, लेकिन आपको पता है हम एक छोटा सा दावा कर रहे हैं, दावा तो नहीं, एक छोटी सी बात कह रहे हैं आपसे कि इंशाल्लाह ताला फाइनेंस आपका सबसे ज़्यादा ग्रिप में होगा, अल्लाह ने चाहा तो। कल हम गए थे तो हमने सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने का मतलब था कि हम सिंपल इंटरेस्ट तक की जो हमारी एग्ज़ाम नीड्स हैं वो हमने बिल्ड कर ली हैं। हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हम एग्ज़ाम लेवल से 20-30% अप रख कर चीज़ों को पढ़ा देते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। और वो बच्चे जो कोई मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं वो भी उसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से अगर आप राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को देखें तो क्यूएम के अंदर तकरीबन पिछले 2 सालों में हर अटैम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट अल्लाह की ज़ात की रहमत से राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी ही का आ रहा है। यू ऑल्सो हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स है, हमको यहाँ रॉकेट साइंस नहीं आपको पढ़ा रहे, आसान सा सब्जेक्ट है, आसान सा टॉपिक है। थोड़ी सी तवज्जो आपकी रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी रिवीजन रिक्वायर्ड है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ ना, आप सिंपल इंटरेस्ट के वो सवाल जो हमने कर लिए हैं उनको ज़रा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, उनसे ज़रा पीछे ना हटें। आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा, फिर हम उसके ऊपर एक दूसरी इमारत लाकर एक सेकंड लेयर उसके ऊपर चढ़ाएंगे और फिर एक थर्ड लेयर उसके ऊपर आ रही होगी। ऐसे हम चल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अब हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंस में वो चीज़ें जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेंगी। आपको लगेगा कि यार वैसे मुझे पहले ये बातें नहीं पता थी, क्या बात है यार, अच्छा ऐसे भी सोचते हैं, अच्छा ऐसे भी होता है। अच्छा, घर में कोई फाइनेंस का डिसीजन हो रहा होगा ना, अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आने शुरू हो जाएगी। किसी ने कोई गाड़ी लीज पर लेनी है, कोई घर आपने इंस्टॉलमेंट पर लेना है, कोई और इस तरह का सिनेरियो है, बैंक से कोई लोन लेना है, कहीं कोई पेमेंट करनी है, तो ये बातें अब से 10-12 लेक्चर के बाद आपको ज़्यादा अच्छी समझ आने लग जाएंगी। हो सकता है आपके कोई एक भाई इंजीनियर हो, उन्हें बातें समझ नहीं आ रही होंगी, कोई डॉक्टर हो, उन्हें ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी। हमें ये समझ आ रही हो, हमारा ये कोर एरिया है फाइनेंस। तो इंशाल्लाह अब वो जो एक पर्सनैलिटी के अंदर एक थोड़ा सा निखार पैदा होता है इल्म की वजह से, इल्म के अंदर एक अल्लाह ने रोशनी रखी है, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है। ये सब कुछ अल्लाह ने चाहा तो अगले 10-12 लेक्चर में किसी हद तक आना शुरू होगा और फिर ये पूरा प्रोफेशन आपको ग्रूम कर रहा है, आपको आगे लेकर चल रहा है इंशाल्लाह। तो आते हैं जी, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, जरा बोलिए क्या था, लिखिए कॉपी पर, क्या था जी? सिंपल इंटरेस्ट की एक इंतहाई अहम बात क्या थी? लिखें। नहीं, फार्मूला नहीं लिखना, आपने तो फार्मूला लिख दी, फार्मूला नहीं लिखने के लिए। एक अहम इंग्रेडिएंट था, हमने कहा था ये प्रॉपर्टी है तो पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट है। वो क्या था? इंटरेस्ट अर्न्ड एवरी ईयर इज सेम। क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पर हो रही है? प्रिंसिपल पर हो रही है। अगर मैं एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करता हूं, चलिए यहां ड्रॉ कर दिया, टाइम लाइन वो इंटीजर लाइन की तरफ। T0 आज टुडे एक शख्स ने 50,000 इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%। ईयर 1 पर पहुंचा, ईयर 2 पर पहुंचा, ईयर 3 पर पहुंचा, ईयर 4 पर पहुंचा। ऐसे हर साल ये 10% का मतलब है कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहा है? इस साल में 5,000, अगले साल में 5,000, अगले साल में 5,000, फिर उससे अगले साल 5,000। इंटरेस्ट अर्न्ड एवरी ईयर इज सेम। अच्छा, जरा तवज्जो करें, ये पैसे मैंने किसी को उधार दिए। कितने पैसे उधार दिए? 50,000। जितना लोन दिया उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अगर मैं यहां खड़े होकर बात करूं, यहां खड़े होकर बात करूं 1 साल के बाद, तो मिस्टर ए से मैंने कितने पैसे लेने हैं? आप कहेंगे सर 55,000 लेना है।
क्योंकि 50,000 आपके थे और 5,000 आपका इंटरेस्ट है। अमाउंट कितनी है? 55,000। जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, दूसरे साल में मिस्टर ए ने मेरा कितना पैसा इस्तेमाल किया है? 50,000 और 55,000। जी सोचिए। मैं कल जाते हुए लेक्चर में आपको एक आखिरी बात कह गया था। ये बात मैंने आपको इंटरेस्ट जिस दिन हम शुरू कर रहे थे शायद उसके पहले लेक्चर में भी कही कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारी रियल जिंदगी में जरा कम कम इस्तेमाल होता है। क्या कह रहा हूं? सिंपल इंटरेस्ट हमारी रियल लाइफ में जरा कम कम इस्तेमाल होता है। क्यों? इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो कह रहा है भाई मैंने तो आपसे 50,000 लिया, मैंने तो रेंट आपको 50,000 का देना है, 5,000। जबकि मेरा मौकफ ये है कि भाई आपने ये 5,000 मुझे दे तो नहीं दिया। वो कहता है नहीं अभी दिया तो नहीं है, दूंगा तो मैं एंड में जाके सारे कैसे इकट्ठे। तो इसका मतलब है अब आप मेरे 2 पैसे इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे 50,000 भी इस्तेमाल कर रहे हो और ये किसके हैं? ये भी तो मेरे हैं ना, ये भी तो मेरे हैं। ये जो 50,000 मैंने अर्न कर लिया ये किसके पैसे हैं? ये मिस्टर ए के हैं? नहीं, मेरे हैं। इसका मतलब है दूसरे साल में मिस्टर ए मेरे 55,000 यूज कर रहा है, उसको इंटरेस्ट मुझे 55,000 का 10% देना चाहिए। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में वो कहता है नहीं भाई मैंने आपको जो पैसे देने हैं वो 50,000 पर इंटरेस्ट दे रहा है। वो फिर अगले साल मुझे कितने दे रहे हैं? 5,000। चलें उसके मुताबिक चलता हूं, ईयर 2 पर उसके मुताबिक मेरे उसकी तरफ कितने पैसे हो गए? 60,000। जरा तवज्जो करें, ईयर 3 में मिस्टर ए मेरे कितने पैसे इस्तेमाल कर रहा है जिसका मैंने उससे किराया लेना है। मिस्टर ए का मौकफ है, सिंपल इंटरेस्ट वाले लोगों का मौकफ है कि 50,000 यूज कर रहा है, वेयर एज ग्राउंड रियलिटी इज वो मेरे 60,000 यूज कर रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा यूज कर। अगर वो यहां भी कंपाउंडिंग करता, अभी चलते हैं उसके। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है भाई एक अरसे में मैं जितने पैसे कमाऊंगा ना, या तो वो मुझे पे कर दो, बात खत्म हो गई। जैसे जरा तवज्जो कीजिए, मैं यही बात को थोड़ा और एक एंगल से आपको समझाता हूं। फर्ज करें मिस्टर ए ने पहले साल के आखिर पर 31 दिसंबर को मुझे 5,000 बेच दिए। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो मेरे 50,000 ही इस्तेमाल कर रहा है तो अगले साल उसको 5,000 ही मुझे देने चाहिए। लेकिन ये 5,000 फिर दूसरे साल के आखिर में मुझे दे देने चाहिए। लेकिन दे तो नहीं रहे हम यहां पर। हमारे जो जितने क्वेश्चन थे आप देखिए, हमने हमेशा अमाउंट कब लिया? एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड। अगर पैसे दिए नहीं हैं, मेरा फिर फिक्रा सुना, अगर पैसे दिए नहीं हैं तो फिर एक प्रॉब्लम है, फिर ये मुझे गलत इंटरेस्ट दे रहा है। मेरा इंटरेस्ट ये नहीं बनता, ज्यादा बनता है भाई। तो मैं अगर मिस्टर ए मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पर पैसे मांगेगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा? रिफ्यूज कर दूंगा कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे तुम मेरे ज्यादा इस्तेमाल करोगे, इंटरेस्ट तुम मुझे कम पर दोगे, तो ये तो नहीं हो सकता। कोई शख्स घर किराए पर लेने आए और वो कहे यार रेंट तो मैं सिर्फ नीचे वाली स्टोरी का दूंगा, लेकिन मैं घर आपका ऊपर वाली स्टोरी का भी यूज करूंगा, घर में टोटल यूज करूंगा। तो कोई शख्स इसको किराएदार नहीं रखेगा, बिकॉज वो जितना एरिया यूज कर रहा है उसका रेंट पे नहीं कर रहा। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम रिफ्यूज करेंगे। दैट इज द रीजन आज सिंपल इंटरेस्ट क्यों इस्तेमाल नहीं होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इस प्रॉब्लम की वजह से।
इसका सोल्यूशन क्या आया, ये आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने साइंसेज में हम पढ़ते हैं ना, एक चीज बनी फिर उसमें एवोल्यूशन आई, फिर आई। ऐसे ही हो सकता है इंसानियत ने शुरू में जब इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिया हो तो उसने सिंपल इंटरेस्ट से शुरू किया, फिर वक्त के साथ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें समझ आ गई। नाउ व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? द कोर कॉन्सेप्ट, पहले मैं आसान करके बताऊं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भाई आपने 50,000 लिया, एक साल पैसा इस्तेमाल किया, 5,000 इंटरेस्ट बना, अगले साल मुझे इंटरेस्ट आप इस 55,000 पर पे करोगे। अगले साल मुझे इंटरेस्ट आप इस 55,000 का 10% यानी 5,500 पे करोगे इंस्टेड ऑफ 5,000। क्यों? क्योंकि अब आप मेरी दो अमाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक 50,000 जो मैंने आपको इनिशियली दी थी, एक 5,000 जो मैंने इस साल अर्न कर ली है लेकिन अभी आप मुझे दे नहीं रहे हो, तो मेरा वो पैसा भी तो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उस पर भी मुझे किराया दे दें। ओके, इसका मतलब ये हुआ ईयर 2 के आखिर पे इस शख्स के पास आपकी कितनी अमाउंट हो गई? 60,500। इसमें ये अमाउंट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे ये कह रहा है कि तीसरे साल जब ये शख्स पैसे इस्तेमाल करेगा तो मुझे इसका 10% पे करेगा, यानी कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 6,050 रुपीज। पहले साल 5,000 ही पे हुआ। सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट पहले साल में बराबर है क्योंकि अभी कोई इशू क्रिएट नहीं हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है जो इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे वो अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, यानी उस पर भी रिटर्न मिलेगा। अच्छी बात है ना, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर एक पीरियड में जितने पैसे ऐड किए वो फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएंगे, एंड सो ऑन। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं बड़ा मोहतात लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक पीरियड में जितना इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे। आपको पता है पीरियड साल होना जरूरी नहीं है, ये 6 मंथ भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है, ये डेली भी हो सकता है। अभी हम थोड़ी आगे चलेंगे तो बात करेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग अ पीरियड is added to your principal। इसका क्या मतलब हुआ? सब्सिक्वेंटली ये इंटरेस्ट भी अब अर्निंग में चला गया। मेरा ये 50,000 अर्न कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट में, बस यही अर्न कर रहा था, ये पैसे अर्न नहीं कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जरा तवज्जो करें। इस 50,000 में अर्निंग कैपेसिटी है, इस 5,000 में, इस 5,000 में, इस 5,000 में, इस 5,000 में। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है इसमें अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। ये तो हमारी फाइनेंस के बुनियादी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होगी बात। मनी कहना, तो ये मनी क्यों नहीं अर्न कर रही भाई? इसीलिए आज आपको कहीं सिंपल इंटरेस्ट नहीं नजर आता। कंपाउंड इंटरेस्ट ने आके इसको टेकअप किया, उसने कहा ओके नहीं, जैसे ये पैसा अर्न कर रहा है, ये भी अर्न कर रहा है, ये भी अर्न कर रहा है, ये भी अर्न कर रहा है एवरी टाइम। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? हमारी जो अर्निंग है वो हर साल बढ़ रही है। पहले साल मैंने 5,000 अर्न किया, फिर 5,500 अर्न किया, फिर 6,050 अर्न किया, एंड सो ऑन। हाँ, ये जरूर है
बैंक और आपका रिलेशन है। बैंक आपको इंटरेस्ट कब पे करेगा? हर महीने पे करेगा, हर साल पे करेगा, हर 6 माह के बाद। अभी हम आगे चलेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो आइए जी जरा कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ प्रोसीजर वेयर इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। इधर देखें, वेयर इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच कंपाउंडिंग पीरियड। ईच ईयर नहीं लिखा मैंने, ईच ईयर नहीं लिखा मैंने, कंपाउंडिंग पीरियड। ये बैंक और आपका रिलेशन है, आप दो लोग तय कर लें कैसे चलेंगे। कंपाउंडिंग कब हुआ करेगी? हर साल, ठीक है, कोई इतराज नहीं। हर 6 माह के बाद, ओके। हर क्वार्टर के आखिर पर, हर मंथ के आखिर पर, बाई मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली। अभी जब हम आगे चलेंगे ना तो ये सारी बातें आज दोबारा आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ प्रोसीजर where the interest is added to the principal at the end of each compounding period to earn interest in the subsequent compounding period. दो ही बातें हैं, दो रू हैं इस सारे कॉन्सेप्ट की। नंबर 1, जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो कंपाउंड ऐड हो गया है और वो क्या कर रहा है? सब्सीक्वेंट पीरियड में वो भी अर्निंग में चला गया। मेरी दो अमाउंट्स अर्न कर रही हैं, एक मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल अर्न कर रहा है, एक जो इंटरेस्ट मैं कमाता जा रहा हूं वो भी अर्निंग में आता जा रहा है। ओके, गुड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ अभी हम जरा थोड़ा सा आसान बातें कर लें पहले, फिर इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेकर चलेंगे। नाउ लुक एट दिस जी, इधर आइए, इधर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी आपके पास उसी तरह, 1 2 3 4 5 उसी तरह से टाइमलाइन एक आगे मेरे पास। जे यहां जो पैसा पड़ा होगा लाइक 50,000, ये मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल है, लेकिन ये एक टाइम के बाद जितना इंटरेस्ट आएगा इसमें ऐड होके यहां आ जाएगा, फिर इसका पीरियड में ऐड हो जाएगा, फिर ये पीरियड में ऐड हो जाएगा, फिर ये पीरियड में। ऐसे मेरा प्रिंसिपल ग्रो करता चला जाएगा, प्रिंसिपल साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अच्छा, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें अब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 3-4 तरह के इंटरेस्ट में इसको सेग्रीगेट करेंगे। उनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या कह रहा हूं? बोलिए बोलिए बोलिए, शर्मा क्यों रहे? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम घर में बैठे पढ़ रहे हैं, हम बोलेंगे तो घर वाले हंसना शुरू हो जाएंगे हमारे ऊपर। नहीं नहीं बेटा, घर वालों ने हंसना नहीं, असल में चीज़ों को रिपीट करने से कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में सेव होने में हमें आसानी आती है, हम इजी फील करते हैं। तो आपको वैसे ही हम तो कह रहे हैं सेग्रीगेट होके अलग कमरे में बैठकर कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने सिस्टम के साथ पढ़ें। कोशिश करें इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड यू हैव दिस फैसिलिटी एट होम तो सिस्टम पर पढ़ें। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है और अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं मोबाइल पर हो नहीं सकता है, होता है ना, ये बेहतर है या ये बेहतर है। मामा ने घर में कोई वेजिटेबल भी बनाई हुई है, करेले बनाए हुए हैं और साथ पिज़्ज़ा की भी ऑफर आ रही है, तो आप चूज करेंगे ना अपनी चॉइस के मुताबिक। लेकिन अगर ऑप्शन ही कोई नहीं है, करेले ही बने हुए हैं और खाने भी वही हैं और मामा ने मार्शल्ला भी लगाया हुआ है, तो फिर तो करेले ही खाने पड़ेंगे ना। बट इफ यू हैव द चॉइस तो फिर सिस्टम पर बैठकर पढ़ें, थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर अलग रूम में बैठकर पढ़ें ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें। अच्छा जी, वापस आइए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने लगे। नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट।
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इट इज द कोटेड और स्टेटेड इंटरेस्ट रेट। मैंने इसके 3 नाम रख दिए शुरू में। पहला नाम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, पहला नाम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दूसरा नाम कोटेड रेट, तीसरा नाम स्टेटेड रेट। एक ही बात है। इट इज द कोटेड और स्टेटेड इंटरेस्ट रेट पर एनम on which the compound interest calculation is based for a given compounding period। बड़ी अहम बात है, for a given compounding period। एक जरा हम टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे शुरू में, लेकिन इसको सीधा कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आज। इट इज द रेट दैट यूजुअली प्रीसीड्स द वर्ड कंपाउंडिंग और कंपाउंडेड। वो कहता है एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसके बाद, इंटरेस्ट रेट के बाद एक लफ्ज आ रहा होता है, आमतौर पर कंपाउंडेड। क्या लफ्ज आ रहा होता है? कंपाउंडेड या कंपाउंडिंग, एक ही बात। मतलब मैंने लिखा, अच्छा जरा देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ था, 12% पर एनम, या खाली लिखा 12%, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं, इसकी पहली पहचान क्या है, जहां इंटरेस्ट रेट लिखा होगा ना उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा, कंपाउंडेड। देखिए अब मैंने इसको पहले बिल्कुल ठीक मैक्सिमम जैसे फाइनेंशियली ऑफिशियली लिखना चाहिए मैंने वो लिखा, 12% कॉमा कंपाउंडेड एनुअली। फर्ज किया आप एक बैंक में गए हैं, जरा तवज्जो करें। आप एक बैंक में गए, आपके पास कुछ पैसे थे, आपने कहा जी मैं आपके बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या रेट देंगे, क्या इंटरेस्ट देंगे, मुझे कितने पैसे मिलेंगे मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करूं तो। कहा जी हम आपको 12% कंपाउंडेड एनुअली देंगे। आप किसी बैंक स्क्वायर टाइप, जैसे आपके इलाके में ना जहां बहुत सारे बैंक एक ही जगह पर होते हैं, आमतौर पर उस जगह को कह देते हैं बैंक स्क्वायर। आप एक बैंक से निकले दूसरे बैंक में गए, आपने कहा जी आप मुझे क्या देंगे जनाब, मैं इन्वेस्टमेंट आपके पास करना चाह रहा हूं। कहा जी बिल्कुल हम आपको देंगे 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आप तीसरे बैंक में गए, उसने कहा जी 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 12% कंपाउंडेड मंथली। ये डिफरेंट रेट हैं जो नजर आ रहे। फर्क क्या है? तीनों हमारे पैसे के इस्तेमाल पर जो हमें किराया दे रहे हैं, जरा देखिए मैं क्या बात करने लगा। तीनों बैंक हमारे पैसे के इस्तेमाल पर जो किराया दे रहे हैं वो सेम दे रहे हैं। सेम कैसे? 12%, 12%, 12%, 12%। लेकिन तीनों से, मैं कंफ्यूज करने लगा हूं आपको, लेकिन तीनों से जो पैसे हम कमाएंगे वो सेम नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल बात कह दी आपसे। एक ही जुमला में मैंने 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कर दी। पहली बात मैंने आपसे कही, तीनों बैंक हमारे पैसे का किराया सेम दे रहे हैं, और मैंने कहा तीनों बैंक से जो मैं पैसे कमाऊंगा वो सेम नहीं है। इस फर्क को समझना आज हमने। एक्चुअली दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहला बैंक क्या कह रहा है? पहला बैंक कह रहा है भाई मैं जो आपका पैसा इस्तेमाल करूंगा ना, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, 100,000 रुपीज मुझे देंगे, तो मैं आपको इसका 12% किराया पे करूंगा। 100,000 का 12% कितना हो गया? 12,000। 12,000 कब पे करूंगा? कब ड्यू करूंगा? पे का मतलब है कब ड्यू करूंगा, कब आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा? कंपाउंडेड एनुअली। हर साल जो पैसा आप कमाएंगे वो उठाकर आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, ताकि
अगले पीरियड में ये पैसा भी आपके लिए कमाई कर सके। आपने पूरा फोकस मेरी तरफ रखना है इस वक्त, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हमें समझना है आज। बैंक 1 क्या कह रहा है? मैं आपको आपकी अमाउंट का 12%, 12% किराया दूंगा। अगर आप मेरे पास 100,000 रुपीज रखवाते हैं तो मैं आपको 12,000 साल का किराया दूंगा, और साल के बाद आपकी अमाउंट बढ़कर, आपका प्रिंसिपल बढ़कर कंपाउंड होकर कहां चला जाएगा? 1,12,000। 100,000 एंड 112,000। अब दूसरे साल में मैं किस पर किराया पे करूंगा? 1,12,000 पर 12%, 12%। ये बैंक 1 मुझे कह रहा है। बैंक 2 कह रहा है कि यार देखें, बात है ऐसे, रेंट तो मैं भी आपको 12% ही दूंगा, लेकिन एक फेवर करूंगा आपको 1 साल तक वेट नहीं करवाऊंगा, बल्कि वो जो मैंने 12,000 आपको पे करने हैं ना, वो साल में कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मैं उसके साल में 2 हिस्से बनाकर आपको पैसे दे दूंगा। क्या मतलब? साल का तो मैंने आपको किराया देना है 12,000, लेकिन मैं इस किराए का पहला हिस्सा आपको 30 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। जब आपका अकाउंट मेरे साथ 1 जुलाई को चलेगा तो मेरी किताबें बता रही होंगी कि आपके पैसे 1,06,000 मेरी तरफ हैं। तो वो जो अगले 6 मंथ की अर्निंग होगी आपकी, वो 1,06,000 की हो जाएगी। होगा 12% ही, होगा 12% ही, लेकिन अब 12% 106,000 पर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एक छोटा सा बेनिफिट मिल जाएगा। जरा तवज्जो करें, मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर दूं इस सारी बात को। बैंक ए 100,000 आपने उसके पास रखा, उसने 12% आपको पे किया, साल के बाद आपको 12,000 रुपीज आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गए। ऐसे ही है। बैंक बी क्या कह रहा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आती कि ये क्या बात हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप उन बहुत सारे लोगों में शामिल नहीं रहे, आज आप एक नए ग्रुप में शामिल हो गए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, मैं काम करता हूं। एक वो लोग जिन्हें फाइनेंस की समझ है, और एक वो लोग जिन्हें फाइनेंस की समझ नहीं। इंशाल्लाह अगले 2-3 लेक्चर में आप उन लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें फाइनेंस की समझ है, जिनकी डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे आर रैशनल पीपल। ओके, बैंक बी क्या कह रहा है? बड़ी मजेदार बात कह रहा है। बैंक बी कह रहा है, यार मेरी बात सुने भाई, मैं भी आपको आपके पैसे पर 12% ही पे करूंगा, लेकिन 2 हिस्सों में पे करूंगा, यानी 6 माह हाफ अमाउंट एक दफा, यानी 6,000, और फिर अगली दफा 1,06,000 पर 12%, और फिर हाफ ईयर 1/28। तो जरा करें कैलकुलेट, कितने बन गए? 1,06,000 इंटू 12%, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2, इट इज 6,360। 6,360। सो पूरे साल में कितने पैसे आ गए? 12,360।
क्या बैंक बी ने किराया ज्यादा पे किया है? नो। रेंट दोनों का सेम है 12%। फर्क क्या है? बैंक ए कहता है मैं साल में एक मर्तबा एनुअली आपके कमाए हुए पैसे को प्रिंसिपल में ऐड करूंगा। कंपाउंडेड का मतलब आप रॉ शक्ल में क्या समझें? मैं पैसे आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया करूंगा। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ये लफ्ज क्या बता रहा है मुझे? ये लफ्ज मुझे क्या बता रहा है? बल्कि अब तो शायद आपको भी बता रहा है। क्या बता रहा है? ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या करता है? जो पैसे मैं कमा चुका हूं वो मेरे प्रिंसिपल में ऐड करके सब्सिक्वेंट पीरियड में मुझे उस पर भी रिटर्न दे रहा है। लेकिन बैंक ए मुझे कह रहा है कि मैं ये काम साल में एक मर्तबा करूंगा, रोज नहीं करूंगा। तो उसने साल में एक मर्तबा मैंने 6000 कमाए, उसने ऐड कर दिए मेरे प्रिंसिपल में। बैंक बी ने कहा नहीं यार, ये काम मैं आपके लिए साल में 2 दफा कर दिया करूंगा। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ले लें, वो जो आए हैं वो अगले 6 महीने के लिए मैं आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। इसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, इसकी वजह से आपको कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उस बेनिफिट को आप एंजॉय करेंगे। आपको बैंक ए ने साल में 12,000 दिए, वेयर एज बैंक बी 12,360 दे रहा है। बैंक सी क्या कह रहा है? बैंक सी कह रहा है भाई मैं भी आपका पैसा साथ साथ ऐड कर दूंगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट नहीं ऑफर कर रहा आपको, लेकिन साल में कितनी दफा ऐड करूंगा? वो कहता है क्वार्टरली ऐड कर दूंगा। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? साल में 4 मरतबा। साल में 4 मरतबा। अगर हम कैलेंडर ईयर कोई ईयर लेकर चलें तो साल के 4 हिस्से बनाएं तो फर्स्ट क्वार्टर आ गया जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर आ गया अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर आ गया जुलाई अगस्त सितंबर, लास्ट क्वार्टर आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वो कहते हैं भाई बैंक सी क्या कह रहा है? देखिए मैं यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए। बैंक सी क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई मैं आपसे 100,000 रुपीज लूंगा, इसका 12% आपको दूंगा, लेकिन इस साल के कितने हिस्से बनाऊंगा? 4, 1/4 आपको दे दूंगा। इसने साल का एक हिस्सा बनाया था, मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली 1 था यहाँ। इसने साल के 2 हिस्से बनाए थे 1/2, इसने 4 हिस्से बनाए 1/4। तो जरा देखिए 1/4 कितनी अमाउंट बन गई? 4,000। पहले क्वार्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट ने 3,000, आपकी इन्वेस्टमेंट ने 3,000 रुपया इंटरेस्ट कमाया। कब? पहले क्वार्टर कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। पहला क्वार्टर कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। ओके, अगले क्वार्टर में क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल बढ़कर हो गया 1,03,000, क्योंकि जो कमा लिया वो तो प्रिंसिपल में ऐड होगा। उसने पहले कहा कंपाउंडिंग कर दूंगा, कंपाउंडिंग कर दूंगा, कंपाउंडिंग कर दूंगा, तो पहले ही कह रहा इंटू 12% इंटू 1/4। ठीक हो गई बात? नहीं समझ आई? लिखें, कैलकुलेटर निकालिए। 103,000 इंटू 12% मीन 0.12 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना इंटरेस्ट अर्न हो गया? दूसरे क्वार्टर में फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून यू हैव अर्न 3,090 रुपीज। थोड़े से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा। तीसरे क्वार्टर में क्या हुआ? आपकी अमाउंट कितनी होगी? ये दोनों ऐड करें, 1,06,090। इसमें ये भी ऐड, ये भी ऐड। क्यों? कंपाउंडेड। क्यों
कंपाउंडेड जो कमाएंगे आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा इनटू 12। वो कहते हैं रेट हम 12% ही देते हैं, 1/4। क्या आंसर आ गया जी? 106,090 into 12% divided by 4. You have earned 3,182.7 है, मैंने इसको राउंडिंग करके 3 कर दिया। एंड द लास्ट क्वार्टर आपने कितने पैसे हो गए? 106,090 प्लस 3,183, आपकी अमाउंट हो गई है 109,273 इंटू 12% इंटू 1/4 इंटू 12% इंटू 1/4। आपने अर्न किया 3,278। सो द टोटल अर्निंग इज 3,000 आपने एक अर्न किया, 3,090 दूसरा अर्न किया, 3,183 आपने थर्ड अर्न किया, 3,278 आपने फोर्थ अर्न किया। यू हैव अर्नड 12,551 rupees ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year। तवज्जो करें, what is the difference between bank A offer, bank B offer and bank C offer? बैंक, तीनों बैंक मुझे पैसे पर, मेरी अमाउंट पर क्या रेंट पे कर रहे हैं, क्या किराया पे कर रहे हैं? 12%। रेट में कोई फर्क नहीं। फर्क कहां है? द वे दे आर पेइंग द अमाउंट। बैंक ये कह रहा था भाई मैं आपके कमाया हुआ पैसा आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, लेकिन साल के आखिर में जाकर, यानी मैं इंटरेस्ट आपको साल में एक मर्तबा दूंगा। मैं इंटरेस्ट आपको साल में एक मर्तबा दूंगा। बैंक बी ने कहा नहीं, मैं 12% ही दूंगा, लेकिन मैं साल में 2 मर्तबा दे दूंगा। हाफ एक दफा दे दूंगा, फिर जितना बनता होगा उसका हाफ दूसरी दफा दे दूंगा। बैंक सी ने कहा नहीं नहीं, मैं साल में 4 दफा दूंगा, जितना 12% बनेगा उसका 1/4 आपको एक दफा दे दूंगा, फिर ये ऐड कर दूंगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का लफ्ज तो तय हो गया हमारा आपस में। फिर जितना इंटरेस्ट साल का बनेगा उसके 4 हिस्से करके एक हिस्सा आपको दे दूंगा, फिर ये भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का लफ्ज मेरा आपके साथ तय हो गया। ऐसे में 4 इंस्टॉलमेंट आपको दूंगा। ओवरऑल साल बाद आप 12,551 मुझसे ले चुके होंगे। तो जरा सोचिए, इन 3 बैंक में से आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बैंक ए में करेंगे। बैंक ए तो साल में आपको 12,000 दे रहा। बैंक बी में करेंगे, बैंक बी से तो टोटल अर्निंग साल में आप 12,360 कमाएंगे। बैंक सी में करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि बैंक सी इन तीनों बैंक में से सबसे ज्यादा दे रहे हैं अभी तक के डाटा में। लेकिन एक और बैंक फौरन से जंप करके अंदर आ गया, उसने कहा जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास आइए, मेरी भी तो सुने। वो कह रहा है भाई मैं आपको, एक बैंक डी आ गया, वो कहते हैं भाई मैं भी 12% इंटरेस्ट दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको हर महीने इंटरेस्ट दूंगा। अभी आपकी 12 इंस्टॉलमेंट, ये 1/12 हो जाएगा, बाकी सब कुछ उसी तरह चलेगा, 1/12। तो अगर हम कैलकुलेट, अभी मैं इस वक्त कर नहीं रहा, अगर हम ये कैलकुलेशन भी करें, आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए, अगर हम इस कैलकुलेशन को करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि डी बैंक इससे भी अच्छा है। और अगर एक जंप करके कंपटीशन में एक बैंक और आ जाए और वो कहे जनाब छोड़ें सारी बातें, आप क्यों उधर जा रहे हैं, हुजूर मैं हूं ना, मेरे पास आइए, किराया तो मैं भी आपको 12% ही दूंगा, लेकिन मैं रोजाना की बेस पर आपको किराया दूंगा। आज जो पैसे आप अर्न करेंगे
कल सुबह उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या करेगा, ये आपकी अमाउंट को 12% करने के बाद 1/365 करेगा, हाईएस्ट रिटर्न इसका आ जाएगा। सो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने लगा। कंपाउंडिंग पीरियड, कंपाउंडिंग पीरियड का मतलब है साल में कितनी दफा इंटरेस्ट पे करना है। बैंक ये कह रहा है साल में एक दफा पे करो। अच्छा, जितनी दफा हम साल में इंटरेस्ट पे करें, इसके लिए हम एक टेक्निकल लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं फाइनेंस में। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, बोलिए भाई, बोलें, शर्माए नहीं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है साल में कितनी मर्तबा इंटरेस्ट पे हुआ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, बैंक ए की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, साल में एक मर्तबा। बैंक बी की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है, साल में 2 मर्तबा। बैंक सी की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, साल में 4 मर्तबा। बैंक डी की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली, साल में कितने मंथ, 12। और वो जो एक मैंने बात की, अगर कोई बैंक डेली कर रहा है तो उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 365। तवज्जो रखेंगे तो बात समझ आएगी। मैंने एक बात पहले बोली, एक टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी टीचिंग की स्किल लगाने की कोशिश की है कि किसी तरह इस कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रेट करके समझा दूं कि ये बात आपको समझ आ जाए। ये बात तो बाद दफा बड़े बड़े डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, हर वो शख्स जिसने फाइनेंस नहीं पढ़ा उसे नहीं समझ आ रही होती। बैंक में लोग बहस कर रहे होते, सर जी फिर एदा की मतलब होया, ठीक है ना। हम नहीं चाहते आज के बाद आप भी कहीं महफिल में खड़े होकर कह के सर जी यह गल मैंने समझ नहीं आई, कोई यार की करन दे इंज थोड़े होंदा। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैंने कोशिश की है कि मैं किसी तरह अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे स्किल दी हुई है उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन तवज्जो जाहिर है आपको रखनी पड़ेगी। तो जवानों, जो बात हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो एक फिक्रा हम यहां बोलना चाह रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं, ये तो अब आपको कह नहीं सकते कि आपने घबराना नहीं, हम तो यही कह सकते हैं आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। एक डायलॉग तो हमारी क्लासेस का छिन गया। पहले हम कह दिया करते थे बच्चों को, बेटा आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब तो नहीं कह सकते। तो अब हम यही कह सकते हैं, बेटा आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा और आपने परेशान नहीं होना। अच्छा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब हम इस नतीजे पर पहुंचने जा रहे हैं, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इधर। अच्छा, इससे पहले मैं एक प्री रेक्विजिट लगा दूं, अगर इंटरेस्ट रेट बराबर है, तवज्जो रखें, अगर इंटरेस्ट रेट बराबर है, बैंक ए भी 12%, बी भी 12%, सी भी 12%, डी भी 12%, एंड आई हैव टू चूज किस बैंक के पास इन्वेस्टमेंट करूं, बड़ा आसान हल है, जिसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे बेहतर है। तो अगर डी के बाद ई भी होता और वो डेली दे रहा होता तो उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 365 है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। फर्ज करें ई नहीं है, तो बाकी अवेलेबल में सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डी की है, वो 12 टाइम्स है, सी की 4 टाइम है, बी की 2 टाइम है, ए की 1 टाइम है। हायर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मोर इज द रिटर्न। इसको भी हमने आगे जाके और डिटेल में बात करनी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको कम्युनिकेट कर गया हूं, मुझे एक ऐसे ही शक लग रहा है जैसे ये एक जिंदगी का मुश्किल कॉन्सेप्ट, फाइनेंस का एक मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको कम्युनिकेट हो गया। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? अब जरा तवज्जो करें, एक हमारा मेन अंडरलाइन थी ना, एक मेन हमारी पंच लाइन थी, किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अर्न्ड इज सेम फॉर एवरी ईयर, इंटरेस्ट अर्न्ड इज सेम फॉर एवरी ईयर। अब इस लाइन को क्रॉस कर दें,
कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अर्न्ड इज नॉट सेम फॉर एवरी ईयर। देखिए, ईयर भी जरूरी नहीं, कंपाउंडिंग पीरियड हो सकता है। इस कंपाउंडिंग पीरियड में 3000 अर्न किया है, फिर 3090 अर्न किया है, फिर 3183 किया है, फिर 3278 किया है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मेरा इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। ओके, सो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट आपको किसी हद तक कम्युनिकेट हो गया है इंशाल्लाह। ओके, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जो बेसिकली मैंने यहीं एक्सप्लेन किया है, उसकी बुनियाद डाल दी हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, अब हम इंटरेस्ट को कई नामों से पुकारेंगे। क्या कह रहा हूं? इंटरेस्ट को कई नामों से पुकारेंगे, ठीक है ना। बाज़ मर्तबा तो होता है ना कि किसी शख्स को कोई बात, दो लोगों का एक ही जैसा नाम होता है, तो वो जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें बाज़ मर्तबा किसी दूसरे का नाम जो है वो वही वाला अच्छा नहीं लगता। वो किसी शायर ने कहा था ना, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे, ठीक है ना। तो ये भी हम नाम चीजें हैं जिसको हम यहां यूज करने जा रहे हैं। अच्छा जी, खैर वापिस आते हैं, शायरी में होते नहीं, किसी दिन करेंगे शायरी पे और गुफ्तगू। अच्छा जी, वापिस आते हैं। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर ए गिवन कंपाउंडिंग पीरियड, इट इज द इंटरेस्ट रेट for a given compounding period and calculated as follows. पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट मैंने आर के साथ छोटा सा एक पी लगा दिया है, ठीक है ना। जरा तवज्जो करें, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा था तो क्योंकि कोई हम नाम था नहीं ना कि जिसके बारे में कहता कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, ठीक है ना। अब वो तो मसला था नहीं, हम नाम था ही कोई नहीं उधर, लेकिन यहाँ हम नाम आने शुरू हो गए हैं। अब हमने उसको जरा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना हम नाम, तो हमने हम नाम रखने की बजाय नामों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए, नॉमिनल रेट के साथ मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट में आर से इंटरेस्ट को एब्रीविएट कर रहा था, लेकिन अब मैंने नॉमिनल की मर्तबा यहाँ छोटा सा आर एन लगा दिया, क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। फिर मैंने एक और नाम रखा पीरियोडिक रेट, तो मैंने आर के साथ पी लगा दिया छोटा सा, क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, ठीक है। फिर एक बाद में पढ़ेंगे, अभी कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में आएगा अफेक्टिव रेट, मैं आर के साथ ऐसे छोटा सा ई लगा दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ नॉमिनल रेट के बारे में मैंने 3 नाम रखे थे उसके, नॉमिनल रेट, कोटेड रेट, स्टेटेड रेट। अच्छा, उमूमन आम तौर पर जब हम क्वेश्चन में बात कर रहे हों तो हम एग्जामिनर हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही बोलता है, बल्कि एट टाइम्स तो कभी कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, कोई स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि जनाब आपने जब रेट बोलना है तो नॉमिनल बोलना है। ओके, मजे की बात यह है, आप यहां यूज करेंगे जैसे जैसे फाइनेंस हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम यूज कहीं भी नहीं करेंगे। कैसी मजे की बात है, बोलेंगे हमेशा नॉमिनल, इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल क्या करेंगे? पीरियोडिक, पीरियोडिक, पीरियोडिक। जो रेट हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, अपने फॉर्मूलाज में, अपनी तमाम वर्किंग में, वो कौन सा होता है? पीरियोडिक रेट। पीरियोडिक रेट निकलता कैसे है?
पीरियोडिक रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। लिख लें, शाबाश। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या किसको कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? एक साल में कितनी मर्तबा आपको इंटरेस्ट पे होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इधर आ जाइए, वर्किंग पर आ जाइए वापस। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक 2 था, इसका ये क्या था? 12% जो मैंने लिखा हुआ है, तवज्जो करें जरा। ये क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं? ओके, क्यों नहीं भाई? ये देखिए, इंटरेस्ट बी था ना, हमने इसके सामने फ्रीक्वेंसीज लिखी भी थी अभी थोड़ी देर पहले। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 मर्तबा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 4 मर्तबा। ये क्या है? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो जरा तवज्जो करें, अल्टीमेटली क्या हो रहा था? 12% डिवाइड हुआ था 2 से, मींस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इस सारे को ब्लॉक करूं तो ये क्या बन गया था? पीरियोडिक रेट। अभी चलते हैं, इसको मैं डिटेल में भी करूं, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं, अपना केस बिल्ड कर रहा हूं। बैंक सी, नॉमिनल रेट 12% डिवाइडेड बाय 4, इस ब्लॉक का ये क्या बन गया? पीरियोडिक रेट। ये क्या है? पीरियोडिक रेट। ये क्या है? पीरियोडिक रेट। ये क्या है? पीरियोडिक रेट। तो जरा मेरी इस बात को सेकंड करें। अब आप, मैंने अभी क्या कहा आपसे कि भाई हम नॉमिनल नहीं यूज करते बल्कि पीरियोडिक रेट यूज करते। तो अगर आप गौर करें तो यहां मैं पीरियोडिक यूज कर रहा था, पीरियोडिक यूज कर रहा था, पीरियोडिक यूज कर रहा था, पीरियोडिक यूज कर रहा था। So how to calculate periodic rate? Nominal interest rate divided by कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिए, वो जो बैंक सी था ना, अगर मैं यहां ऐसे लिखूं 12% डिवाइडेड बाय 4, तो वो कह रहा था यार मैं असल में आपको 3% पर क्वार्टर पे करूंगा। 3 महीने पैसे इस्तेमाल करने का आपको 3% दे दूंगा। इसीलिए 1 लाख का 3% 3,000 आ गया था। फिर 1,03,000 का 3% ये आ गया था। फिर इसका 3% ये आ गया था। फिर इसका 3% ये आ गया था। खैर है, नहीं हो, हम यहां रुकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट, मेन थीम ये था। ये कैलकुलेशन तो सेकंड लेक्चर की बात है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने केस बिल्ड करने के लिए, मेरी मजबूरी थी कि कोई न्यूमेरिक मेरा साथ देते तो मैं शायद अपने दिल की बात आपसे कह पाता, लेकिन आज न्यूमेरिक में जाना नहीं चाह रहे थे, गए हैं, मजबूरी में गए। 2 बातों को कंपैरिजन में अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल, इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर इज सेम। अब मैं दूसरा फिक्रा भी बोल रहा हूं, पहले नहीं बोल सकते थे क्योंकि पता नहीं आपको समझ आता कि नहीं। इंटरेस्ट अर्न्ड इज नॉट एडेड टू योर प्रिंसिपल। ये 2 लाइनें लिख लें, थ्योरी के क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछा। इंटरेस्ट अर्न्ड इज नॉट एडेड टू योर प्रिंसिपल। ओके, एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट अर्न्ड per period is not same. Interest earned per period is added to your principal. That's it. Well done, शाबाश।
आपके लिए क्लैपिंग हो रही। आपने एक मुश्किल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया। फाइनेंस का एक बड़ा टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको कम्युनिकेट कर चुके हैं। अब यहां से इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को उठा के, इसकी कैलकुलेशन को उठाकर आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, यहां से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।